इसी के साथ शुरू हो चुकी थी गर्मी से सबको राहत दिलाने वाली बारिश। आसमान में काले बादल छा चुके थे, चारों तरफ बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। तो वहीं एक बरगद के बड़े से पेड़ पर अंजलि और जय नाम के दोनों भाई बहन झूला झूल रहे थे। कितना मजा आ रहा है ना, हवा की वजह से झूला और तेज तेज झूल रहा है। मैं तो आज बारिश में भी झूला झूलूंगी, बस अब जल्दी से बारिश हो जाए। दोनों बच्चे बेसब्री से बारिश के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी बरगद के पेड़ के पास वाली खेत में से सब्जियां तोड़ रही उनकी माँ रागिनी वहाँ आती है। हे भगवान, लगता है आज तो बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। बच्चों चलो अंदर आ जाओ, वरना भीग जाओगे। नहीं माँ, हमें और झूलना है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हम अभी अंदर नहीं आएंगे। माँ हमें बाहर ही रहने दो ना, बहुत अच्छा मौसम है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे रागिनी बहू, जब देखो इनके पीछे पड़ी रहती है। अरे कोई नहीं पड़ेगा बारिश में बीमार, हम भी बहुत भीगते थे बारिश में। तू जाकर बस जल्दी से कपड़े उतार कर ले आ। अब मैं क्या ही बोलूं माँ जी, आपने इन दोनों शैतानों को सिर पर चढ़ा रखा है। रागिनी पहले तोड़ी हुई सब्जियां घर में रखती है और उसके बाद आंगन से सारे कपड़ों को उतारने लगती है। तभी हल्की हल्की बूंदें शुरू हो जाती हैं। तो वहीं सामने से काजल भागते हुए अंदर आ रही होती है। अरे काजल, जल्दी से कपड़े उतार वरना सारे भीग जाएंगे। अब दोनों ननद भाभी जल्दी से तार पर से कपड़े उतारकर अंदर आती हैं और देखती हैं कि निशा जो 6 महीने की गर्भवती है वो चूल्हे पर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है। निशा, कहा था ना मैंने कि मैं पकौड़े तल लूंगी। ऐसी हालत में ज्यादा चूल्हे के पास मत बैठा करो। आप लोग मुझे कुछ काम करने कहाँ देते हैं, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ऐसी हालत में पूरा समय आराम करना भी सही नहीं होता, थोड़ा बहुत काम तो करना ही चाहिए। और ये कौन सा खड़े होकर पकौड़े तल रही है, आराम से पटड़े पर बैठकर ही तो पकौड़े बना रही है। और तुम दोनों कब तक इस तरह कपड़े पकड़कर खड़ी रहोगी? इन्हें घर में कहीं फैला दो वरना बाद में बदबू मारने लगेंगे। दोनों ननद भाभी घर में हर जगह कपड़े फैला देती हैं। तो वहीं निशा भी लगभग पकौड़े बना ही लेती है कि तभी बाहर से संतोष अपने दोनों बेटों राकेश और जतिन के साथ पन्नी ओढ़कर घर में आता है। अच्छा हुआ फैक्ट्री से निकलते हुए हमने ये पन्नी ले ली थी, वरना हल्की हल्की बारिश में भी इतनी दूर आने में भीग ही जाते। मुझे तो लगा था कि बारिश बहुत तेज हो जाएगी, मगर हल्की फुल्की बारिश होकर ही रुक गई। तो सुबह मैंने क्या फारसी में कहा था, कह रही थी ना कि छतरी ले जाओ, लेकिन नहीं, माँ बाप की बात औलाद मानती का है। अब अम्मा इस उम्र में भी डांट पड़ेगी क्या मुझे? अरे मेरे पोता पोती हो गए, अब तो छोड़ दो। कम बखत के लिए उसकी औलाद हमेशा छोटी रहती है, कल को 100 साल के भी हो जाएगा ना, तब भी ऐसे ही डांटूंगी और अपनी इस लाठी से मारूंगी भी। वैसे पोता पोती से याद आया, ये दोनों हैं कहाँ, दिख नहीं रहे। दोनों के दोनों पेड़ पर झूला झूल रहे हैं बारिश में भीगते हुए। आ जाने दो इन्हें, अच्छे से खटिया खड़ी करूंगी इनकी। आप लोग भी अब कपड़े बदल लीजिए। अब तीनों भी कपड़े बदलकर बैठ जाते हैं और निशा सभी को कच्चे आम की खट्टी खट्टी चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय देती है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो और चाहिए क्या भाई इंसान को। लेकिन वैसे ये शिमला मिर्च कहाँ से आई, इसके पकौड़े बढ़िया लग रहे हैं। पेड़ के पास वाला खेत है ना, उसमें ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगी थी तो वहीं से तोड़ लिया। पता नहीं उस खेत का मालिक कब आएगा, सब्जियां उगाकर कहाँ चला गया भगवान ही जाने। पर उसके खेत की सब्जियां आस पड़ोस के लोगों के काम आ जाती है। पूरा परिवार बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के मजे ले रहा है कि तभी दोनों बच्चे बाहर से पूरी तरह भीगते हुए अंदर आते हैं और ठंड से कंपकपाने लगते हैं, जिसे देख रागिनी, और भीगो बारिश में, अगर तुम दोनों में से रात को किसी ने भी छींका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी रहने दो ना, बच्चे हैं। जाओ बच्चों, जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म पकौड़े निकाल रही हूँ। अभी तो तुम्हें ये बच्चे दिख रहे हैं, कल को जब तुम्हारा बच्चा ऐसी हरकत करेगा ना फिर देखूंगी मैं। रागिनी की बातें सुन सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है कि तभी गांव की बिजली कट जाती है, जिससे अब सभी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। माँ बहुत गर्मी लग रही है, लाइट कब आएगी? बच्चों इस मौसम में बिजली गई है, अब तो ये सुबह के पहले आने से रही। इतनी गर्मी में तो मुझसे सोया ही नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, सभी बाहर चलते हैं। सभी लोग गर्मी से परेशान होकर उठ जाते हैं और बिस्तर लेकर उस पार बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं।
तो वहीं बिजली जाने की वजह से आस पड़ोस के कई सारे लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे बिस्तर लगाकर ठंडी ठंडी हवा में आराम से लेट जाते हैं। कुछ भी बोलो, ये बरगद का पेड़ तो बड़ा काम का है। गर्मियों में छांव देकर धूप से बचाता है और बारिश में लाइट चले जाने पर ठंडी ठंडी हवा देकर सुकून भरी नींद सुलाता है। इस एक बरगद के पेड़ के नीचे हम कितने लोग आराम से सो जाते हैं, है ना? दादी दादी, ये बरगद का पेड़ कितना पुराना है? अरे बेटा, ये तो बहुत पुराना है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से इसे देख रही हूँ। उस वक्त तो हम इसके नीचे ही चूल्हा बनाकर खाना बनाते थे। सोमवती अब अपने दोनों बच्चों को उस बरगद के पेड़ की कहानी सुनाने लगती हैं, जिसे सुनते सुनते दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो वहीं बाहर चल रही ठंडी हवा में सभी को सुकून भरी नींद आ जाती है। ये विशाल बरगद का पेड़ आस पड़ोस के लोगों के लिए काफी राहत भरा था। बच्चे दिन भर इसमें झूला डालकर झूलते, तो वहीं शाम को सभी औरतें इसी पेड़ के नीचे बैठकर सब्जी तरकारी काटती। और निशा बहन, आज तो कटहल बनाए जा रहे हैं। हाँ कंचन बहन, कब से इन लोगों का कटहल खाने का मन था, तो सोचा आज वही बना दूं। सभी औरतें पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए सब्जी काट ही रही होती हैं कि तभी अचानक मौसम बदलता है और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। लो, इंद्र देवता भी बरस पड़े। चलो चलते हैं अंदर, वरना भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए सब सब्जी उठाकर जल्दी जल्दी घर के अंदर चली जाती हैं। तो वहीं बारिश बंद होने के बाद फिर से दोनों बच्चे पेड़ के पास आकर खेलने लगते हैं। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार वालों को भी इस पेड़ से काफी ज्यादा लगाव था। गर्मी में सभी लोग मिलकर इस पेड़ के तने में पानी देते, तो वहीं हमेशा पेड़ के आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखते। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। संतोष, राकेश और जतिन हर रोज की तरह दोपहर के वक्त खाने के लिए घर लौट रहे होते हैं। वैसे बाबा, सुना आपने, श्यामलाल बता रहा था कि हमारा फैक्ट्री मालिक जल्दी फैक्ट्री बंद करके शहर जाने वाला है। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर हम कमाएंगे कैसे? बेटा, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ऊपर वाला हमें भूखा नहीं मारेगा। यहाँ से न सही तो कहीं और से रोटी का जुगाड़ हो ही जाएगा। तीनों बाप बेटे बातें करते हुए आ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में कुछ सरकारी कर्मचारी और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, जिसे देख, अरे ये सरकारी लोग हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? हमारे गांव में भी अब तरक्की का काम शुरू हो रहा है भैया। चलो अच्छा है, हमारा गांव भी तो आगे बढ़े। बातें करते करते अब वो लोग घर आ जाते हैं और इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। निशा अपनी ननद के साथ घर के बाहर बैठकर उसकी सिलाई में मदद करवा रही होती है। तो वहीं रागिनी आंगन में कपड़े धो रही होती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली शीला और कंचन नाम की 2 औरतें उनके पास आती हैं। अरे तुमने सुना, शहर से कुछ सरकारी लोग आए हैं और यहीं पर एक रोड बनाना चाहते हैं। इसके लिए इस लाइन के सारे घर तुड़वाएंगे वो। अरे ऐसे कैसे घर तुड़वा देंगे? हमारी जमीन है, हमारा घर है, और अगर वो घर तुड़वा देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ नहीं तो क्या, और ऐसी हालत में मैं कहाँ भटकूंगी? हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार है तो क्या अपनी मनमर्जी चलाएगी क्या? ये तो भगवान ही जाने, हमने सुना तो तुम्हें भी आकर बता दिया। कंचन और शीला की बात सुन वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं शाम के वक्त कुछ सरकारी लोग उन लोगों के घर आते हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि यहाँ पर एक रोड बनने जा रही है, इसलिए आप सबको ये जमीन खाली करनी होगी। लेकिन चिंता मत करिए, कुछ दिनों तक आप सरकार के बनाए हुए टेंट में रहेंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से आपको एक भी मिलेगा। अरे घर मिले या महल, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है भाई। हम अपना घर और जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, सरकार का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही आपको। अरे भाड़ में जाए ऐसी सरकार, इस घर में मेरी डोली आई है तो अर्थी भी इसे घर से उठेगी। मेरे जीते जी मैं ये घर नहीं तोड़ने दूंगी तुम लोगों को। माताजी, हमारा काम था आपको सूचना देना, जो हमने दे दी। इतना कहकर वो सरकारी कर्मचारी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम कितना ही कुछ क्यों ना कर लें, लेकिन ये सरकारी काम है, इसमें अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो ये हमें हवालात में भी बंद करवा देंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार मान जाएं। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी परिवार की तरह आस पड़ोस के परिवार वाले भी अपने अपने घरों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज सरकारी कर्मचारी जाकर इन लोगों का घर तोड़ देते हैं। जिसके बाद अब इस परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के कई परिवार को भी सरकार के बने हुए टेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये टेंट तो काफी ज्यादा छोटा है,
इसमें हम सब लोग रहेंगे कैसे? यहाँ सिर्फ 2 तकिया और चादर है, इसमें क्या ही गुजारा होगा हमारा। वो तो अच्छा हुआ कि आते हुए हमसे जितना हो सका उतना सामान ले आए। इसमें तो मुझे घुटन सी हो रही है। जवानी में सुख के दिन काट कर बुढ़ापे में ऐसे दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं। सभी परिवार जैसे तैसे कर अपने साथ लाया हुआ बिस्तर, थोड़े बहुत कपड़े और राशन के सामान को उस छोटे से टेंट में एडजस्ट करते हैं। और जब रात को सोने की बारी आती है, भाई मैं तो यहाँ ठीक से पैर भी नहीं फैला पा रहा हूँ और कितनी गर्मी भी लग रही है। माँ, मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा तुम अपने उस पेड़ के पास रहते, वहाँ कम से कम खुली हवा तो आती थी। उस टेंट में रहते हुए सभी को काफी घुटन सी हो रही थी, तो वहीं इसी के साथ सभी को अपना वो बड़ा सा बरगद का पेड़ भी याद आ रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज मौसम काफी खराब हो जाता है, जिसके चलते काफी तेज बारिश होने लगती है और अब बारिश का पानी सीधा इनके टेंट के अंदर आने लगता है। लो, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। पता नहीं ये सरकार कब हमें घर बना कर देगी, क्या देगी भी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे परेशान होने का क्या फायदा? सबसे पहले पानी निकालते हैं, वरना इससे सारा सामान गीला हो जाएगा। पूरे परिवार को इस टेंट में रहते हुए काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं इसी बीच जिस फैक्ट्री में संतोष और उनके दोनों बेटे काम करते थे, वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। ये तो पता था कि फैक्ट्री बंद होगी, लेकिन इतनी जल्दी, वो भी ऐसे वक्त में जब हमें पैसों की इतनी जरूरत है, ये नहीं पता था। गांव में तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी बाबा। शहर जाकर नौकरी ढूंढने में समय लग जाएगा। पास में पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी बिल्कुल नाम का रह गया है। पता नहीं भगवान और कितने इम्तिहान लेगा। 7वां महीना लग गया है। अब तो मुझे यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी है। इससे अच्छा तो हम उस बरगद के पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर रह लेते, कम से कम वहाँ सुकून तो मिलता। चारों तरफ मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद भी पूरे परिवार को हमेशा अपने उस बरगद के पेड़ की याद आती। तो वहीं आज मौसम खराब होने की वजह से काफी तेज बिजलियां कड़क रही होती हैं और अचानक बिजली सीधा उस बरगद के पेड़ पर जा गिरती है। देखते ही देखते वो विशाल बरगद का बड़ा सा पेड़ जमीन पर गिर जाता है। साथ ही साथ उस पेड़ के तने के हिस्से में भी एक होल हो जाता है। और जब अगली सुबह सभी उस बरगद के पेड़ को देखते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं समझी, वो रात में इतने तेज जो आवाज आई थी वो इसी पेड़ के गिरने की थी। सुषमा बहन के पूरे परिवार को इस पेड़ से कितना लगाव था। जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। उन्हें क्या, हम लोगों को भी पेड़ से काफी लगाव था। इस पेड़ के साथ हमारी भी काफी यादें जुड़ी थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। पेड़ के साथ हुए उस हादसे के बारे में अभी तक इस परिवार को कुछ पता भी नहीं चला था। तो वहीं आज रागिनी जब टेंट के बाहर खाना बना रही होती है। मौसम इतना ठंडा है लेकिन फिर भी कितनी गर्मी लग रही है। कब तक इस चूल्हे के पास बैठी रहूं? सब्जी तो चढ़ा दी है, एक काम करती हूँ, थोड़ा अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर रागिनी अब अंदर जाकर बैठ जाती है कि तभी बाहर चल रही तेज हवाओं की वजह से चूल्हे की आग सीधा टेंट पर लग जाती है और धीरे धीरे टेंट जलने लगता है। और जैसे ही सोमवती की नजर इस पर पड़ती है, अरे भागो भागो, टेंट में आग लग गई, जल्दी से भागो। परिवार के लोग जल्दी से टेंट से बाहर निकल जाते हैं। वहीं आसपास मौजूद कर्मचारी जल्दी से आकर उस टेंट की आग को बुझाते हैं। आप लोगों की लापरवाही की वजह से टेंट जल गया। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? एक नए टेंट का इंतजाम करने में भी हमें 1-2 दिन लग जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों की बात सुनकर पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब मैंने सोच लिया है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव की तरफ चलते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। कब तक ऐसे रहेंगे? और अगर नहीं भी हुआ तो मैं तो भैया पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर तुम लोगों के साथ रहूंगा। जतिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसी परेशानी में रहने से तो लाख गुना बेहतर है ये। खाने पीने के कुछ बर्तन, थोड़ा सा बचा हुआ राशन और आग की चपेट में आने से बचे कुछ सामानों को लेकर पूरा परिवार अब सीधा गांव की तरफ जाता है। और चलते चलते जैसे ही वो लोग उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उस पेड़ की हालत देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सच है या कोई आंखों का धोखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब हम यहाँ से गए थे तब तो सब कुछ ठीक ही था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हुआ कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ कब तक ऐसे खड़े रहेंगे?
मैं ऐसी हालत में बारिश में नहीं भीग सकती। शाम भी होने को आ गई है। एक काम करते हैं, इस पेड़ के अंदर जो छेद बना है उसी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बचेंगे। पूरा परिवार बर्तन वगैरह पेड़ के बाहर रख अपना बिस्तर लेकर इस पेड़ के तने में हुए एक छोटे से छेद में जाकर बैठ जाता है। यहाँ तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, रात कैसे गुजारेंगे? लेकिन बाहर बारिश में भी तो नहीं जा सकते। पूरा परिवार सिकुड़ते हुए जैसे तैसे करके उस पेड़ के तने के अंदर रात गुजारता है। अगली सुबह सरस्वती की नजर जब उस पूरे परिवार पर जाती है तो वो जल्दी से अपने घर से चाय बनाकर उन सबके लिए लेकर आती है और सबको उठाने लगती है। तुम लोग यहाँ इस तरह क्या कर रहे हो? अरे सरस्वती, क्या बताए तुम्हें, एक के बाद एक न जाने कहाँ से मुसीबत हम पर आ रही है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ रहे कहाँ नहीं। रात तो बारिश से बचने के लिए इस तने के अंदर गुजार ले, लेकिन अब आगे का क्या करें? परिवार सरस्वती को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है तो वहीं सरस्वती भी उन्हें पेड़ पर बिजली गिरने के बारे में बताती है। मेरा घर तो काफी छोटा है और इतने सारे लोग, वरना तुम लोगों को पहले ही रोक लेती। और अब तो तुम्हारा काम भी छूट गया है, किराए लायक पैसे भी नहीं होंगे। हाँ वही तो बात है कि कहाँ रहेंगे। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अब हकीकत में क्या होगा सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं सब। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना तुम लोग इसी पेड़ के तने के अंदर ही रह लो, जब तक इन लोगों की कहीं नौकरी नहीं लग जाती और किराए पर रहने के लिए कोई ढंग का घर नहीं मिलता। पेड़ के तने के अंदर? अरे सरस्वती जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो रात को बारिश से बचने के लिए हम यहाँ रुके थे, वरना पेड़ के तने के अंदर कौन रह सकता है? इस पेड़ के बड़े बड़े पत्ते और शाखाएं तुम लोगों को गर्मी से बचाती थी, बच्चों को झूला झुलाती थी, रात को इसकी ठंडी हवा के नीचे सब सुकून से सोते थे। तो अब क्यों इसके तने के अंदर तुम लोग घर नहीं बसा सकते? अपना ना सही, कम से कम बच्चों निशा बहू का ही सोच लो। कह तो ठीक ही रही है, तिरपाल लगाकर भी कब तक ही रह लेंगे। आसपास कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा हम लोगों को अपने घर में रखेगा नहीं। अब इतना तो सह लिया है, आगे देखते हैं। परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं होता, जिसके बाद अब वो सब उस पेड़ के तने के अंदर बसने का फैसला करते हैं। इस पेड़ के तने के अंदर रहने के लिए हमें पहले इसके अंदर काफी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सी जगह में तो हम सब इसमें रह नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम इस तरफ खुदाई करके जगह बनाएंगे और इस तरफ की जगह थोड़ी थोड़ी नरम भी है, तो रहने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन आप खुदाई करेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है और ये मिट्टी तो है नहीं जो लकड़ियाँ हाथों से हट जाए। अरे मैं वो रामू का लड़का है ना वैभव, उससे खुदाई के लिए सामान मंगवा कर लाता हूँ, उसके पास होता है सामान। संतोष अब सीधा वैभव के घर जाता है, उससे पेड़ के अंदर खुदाई करने के लिए औजार मांगने लगता है। लेकिन काका, आपको ये चाहिए किस लिए? आप लोग तो सरकार की तरफ से मिले टेंट में रहते हैं ना? रहते थे बेटा, लेकिन अब उस बरगद के पेड़ के तने के अंदर रहेंगे, उसी की खुदाई के लिए चाहिए। क्या? संतोष की बात सुन वैभव भी काफी हैरान होता है, जिसके बाद संतोष औजार लेकर पेड़ के पास आ जाता है और दोनों भाई खुदाई का काम शुरू करते हैं। 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अब तक आधा काम भी पूरा नहीं हो पाया था। मैं तो भाई अब बुरी तरह से थक चुका हूँ, 1-2 घंटे आराम करूंगा तभी वापस काम शुरू कर पाऊंगा। आप लोग काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, कुछ खा लीजिए। मैंने यहाँ ईंट लगाकर चूल्हा बना लिया था, थोड़ा राशन था तो उसी से ये चावल बना रही हूँ, और साथ में प्याज है। फिलहाल के लिए तो बस यही खाना है। पूरा परिवार अब चावल के साथ थोड़ी थोड़ी प्याज खाकर अपना पेट भरता है और इसी तरह शाम हो जाती है और फिर पूरा परिवार उस तने के अंदर जाकर बैठ जाता है। जैसे तैसे रात बीतती है। अगला दिन होते ही दोनों भाई फिर से खुदाई का काम शुरू कर देते हैं कि तभी खुदाई करते करते लकड़ी की छोटी फांस जाकर जतिन की आंख में गिर जाती है। आह, मेरी आंख! अरे कोई जल्दी से इस फांस को बाहर निकालो, वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। भैया आंख मत मलो वरना चोट लग जाएगी, मैं भी निकालती हूँ। काजल कपड़े की मदद से अपने भाई की आंख से फांस निकालती है और आंख धोने के बाद दोबारा से जतिन काम में लग जाता है। और कम से कम इसी तरह 2.5 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ के तने के अंदर इतनी जगह बन जाती है कि पूरा परिवार आराम से उसके अंदर रह सकता था। जगह तो काफी सारी है, आराम से लेट सकते हैं अब हम। अरे जगह छोड़ो, लेकिन ये गंदगी कितनी है और ऊपर से कितना अंधेरा भी है।
अरे अम्मा, वो पुराना वाला लालटेन है ना, अब काम आएगा। यहाँ जला के रख देंगे तो अच्छे से रोशनी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले सफाई करते हैं। सोमवती बच्चों के साथ बाहर की तरफ बैठ जाती है तो वहीं घर की बाकी औरतें जल्दी जल्दी अंदर की सफाई करने लगती हैं और आखिर में रागिनी लालटेन जलाकर उसे अंदर रख देती है, जिससे पेड़ के तने के अंदर अब ठीक ठाक रोशनी हो जाती है। चलो, रहने का तो इंतजाम हो गया, अब रसोई का इंतजाम करती हूँ। रागिनी बाहर से 3 से 4 ईंटें लाकर उस पेड़ के तने के कोने में रख देती है और उसी से चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन इस वजह से अंदर की तरफ काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। अरे बहू, मारने का इरादा है क्या? इस धुएं की वजह से मेरी आँख, नाक, गला सब जलने लगा है। बहू, चूल्हा बाहर जाकर बना ले, क्योंकि अगर यहाँ अंदर चूल्हा रहेगा तो हम रह नहीं पाएंगे। परेशान होकर रागिनी बाहर जाकर चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी बाहर हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब चूल्हे का क्या करें? ना अंदर रख पा रहे हैं, ना बाहर रख पा रहे हैं। दोनों बहुओं को इस तरह परेशान देख सामने रह रही कमला जल्दी से उनके पास एक तिरपाल लेकर आती है। ये लो, ये तिरपाल यहाँ ऊपर की तरफ बांध लो। इससे बारिश की बूंदों की वजह से तुम्हारा चूल्हा भी बचेगा और आराम से खाना भी बना लोगी। दोनों बहुएं उस तिरपाल को ऊपर की तरफ बांध देती हैं, जिससे अब चूल्हे के पास बारिश का पानी नहीं आता और दोनों मिलकर जल्दी जल्दी खाना बना लेती हैं। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे इस परिवार का बचा हुआ राशन भी बिल्कुल खत्म हो गया था। सब्जियां भी बारिश की वजह से काफी ज्यादा महंगी हो गई और तो और अनाज भी काफी ज्यादा महंगा हो गया मंडी में। दाल चावल तो मैं उधार पर ले भी आऊंगा, लेकिन सब्जी का क्या करें? भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि अब हम शहर चलते हैं, वहां जाकर कुछ तो कमाएंगे। गांव में तो कमाई होने से रही, लेकिन अगर दोनों शहर चले जाएंगे तो सबका ध्यान कौन रखेगा? बाबा भी कितना ही संभालेंगे सबको। सभी लोग घर की परिस्थितियों को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों बच्चे अपने साथ टमाटर, शिमला मिर्च और 2-3 तरह की कुछ और सब्जियां लेकर आ जाते हैं, जिसे देख घर वाले, अरे तुम लोग ये सब्जी कहाँ से लेकर आए? कहे तुम लोगों ने कोई चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं दादी, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये सब तो हम उस खेत से लेकर आए हैं जिससे आप लोग भी कभी कभी सब्जी लाया करते थे। बच्चों, उस खेत से सब्जी हम तब लाते थे जब हम मंडी से सब्जी नहीं ला पाते थे या कोई इमरजेंसी होती थी। अगर उस खेत का मालिक आ गया तो उसे पता चल गया तो? बहू, पता चल भी गया तो क्या, 2 बातें सुन लेंगे। अरे जितनी परेशानी में हम रह रहे हैं ना, हमें देखकर उसे भी हम पर तरस आ जाएगा। बच्चों की लाई हुई सब्जी ले जाकर रागिनी बनाने लगती है और आज पूरा परिवार इस सब्जी से ही काम चलाता है। अगले दिन होते ही राकेश अब शहर में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो वहीं काजल अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर आसपास के लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। काजल, तुम्हें इस तरह देखकर काफी बुरा लगता है। तुम यहाँ कैसे रह रही हो सबके साथ? भगवान भी हमेशा गरीबों के साथ ही बुरा करता है। अब क्या करे प्रिया, भैया भी शहर गए हैं नौकरी ढूंढने के लिए। बस भगवान करे उन्हें जल्दी से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, फिर हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। पूरा परिवार गिन गिन के अपने दिन काट रहा होता है। चलो, भगवान का शुक्र है कि नौकरी तो मिल गई। अब तो जल्द से जल्द अपने परिवार को यहाँ शहर में ले आऊंगा। सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं घर देगी भी या नहीं। भाई, शहर में लाओगे तो रखोगे कहाँ? कम से कम 4 से 5 हजार का किराया है यहाँ के घर का, और तुम्हारी तनख्वाह भी 1 महीने के बाद ही आएगी। हाँ यार, ये तो है। एक काम करता हूँ, घर वालों को बता देता हूँ कॉल करके, वरना खामखा परेशान होते रहेंगे। राकेश शहर के फोन बूथ से गांव में लाल की दुकान पर कॉल करता है, जिससे लाल आकर सारी बात उन लोगों को बता देता है। चलो, भगवान का शुक्र है कम से कम इसकी नौकरी तो लगे। बस जैसे तैसे करके ये 20-25 दिन और निकल जाए। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और अब निशा का 8वां महीना भी खत्म होकर 9वां महीना लगने वाला था। क्या हुआ निशा? सुबह से देख रही हूँ थोड़ी परेशान सी लग रही हो। उल्टी जैसा भी हो रहा है क्या तुम्हें? इस महीने में होता है ऐसा? बहुत गंदी बदबू आ रही है। बारिश की वजह से इस लकड़ी में जगह जगह से सीलन पकड़ ली है और इसकी बदबू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बदबू तो आ ही रही है, बच्चे भी कह रहे थे, लेकिन अब क्या करे, बदबू को भगाने का कौन